हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के चैनल पर। और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ब्रिटिश का एक्सपेंशन, किस तरीके से ब्रिटिश ने एक एक स्थानीय राज्यों को अपना अपने नियंत्रण में ला रहे थे। और इस क्रम में हम लोगों ने बंगाल और मैसूर को हम लोग देख चुके थे कि किस तरीके से बंगाल और मैसूर पर अंग्रेजों का कंट्रोल स्थापित हो चुका है। और आज बारी है मराठों की। तो हम लोग अब आज की क्लास में देखेंगे मराठे और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे सिख। तो इस तरीके से हम सारे जो स्थानीय राज्य हैं जो कि अंग्रेजों को चुनौती दे सकते थे, उन राज्यों को एक एक करके किस क्रम में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, उन सभी की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मराठा। पढ़ते हैं मराठास। मराठा को हमको देखना है। तो इन मराठों को देखने के क्रम में हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है ना। ये जो मराठा साम्राज्य में, इस मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो पहले हम संस्थापक देख रहे हैं ना। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। यानी हमारी जो आज की क्लास होगी ये स्टार्ट होगी शिवाजी से। हमें शिवाजी से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पहले हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे, शिवाजी के थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, उनका जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि शिवाजी के जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हैं, जो प्रशासन संबंधी जो उनके कार्य हैं, उनको हम लोग देखेंगे, उनकी उपलब्धियां देखेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शिवाजी का जीवन परिचय देखते हैं। यानी इनकी हम लोग देखते हैं पृष्ठभूमि। सर्वप्रथम हम शिवाजी की पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे, यानी शिवाजी के जीवन संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। ओके। तो आप लोग मराठा साम्राज्य लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे शिवाजी। पहले हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे, फिर शिवाजी के जो अन्य जो उत्तराधिकारी है उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम जो पेशवा का काल स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग फिर पेशवाओं को देखेंगे कि कौन कौन सा पेशवा कब आ रहा है। तो पेशवाओं के काल को हम लोग उसमें देखेंगे। और फिर हम लोग लास्ट में हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर, है ना, यानी आंग्ल मराठा युद्ध को। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो जारी हेडिंग शिवाजी। शिवाजी देखिए, शिवाजी का संबंध मेवाड़ की सिसोदिया वंश से था। तो शिवाजी का संबंध कहां से था। शिवाजी का जो संबंध है ये था मेवाड़ के सिसोदिया वंश से। ठीक है। और मेवाड़ के सिसोदिया वंश में एक थे सज्जन सिंह। इन सज्जन सिंह के ही परिवार से इनका संबंध है, सज्जन सिंह से इनका संबंध है। तो शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सज्जन सिंह से था। आगे लिखिए। 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में इनके पूर्वज महाराष्ट्र के क्षेत्र में आकर स्थापित हो गए। यानी इनका ऑरिजिन कहां से है, महाराष्ट्र। और 1303 ईस्वी के आसपास आते आते इनके जो पूर्वज है सब कहां आकर स्थापित हो गए, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है। 1303 में इनके पूर्वज महाराष्ट्र में आकर स्थापित हो गए। ठीक। अब अगला पॉइंट डालिए, जन्म। इनका जन्म कब हुआ। जन्म देखिए, इनका जन्म 1627 ईस्वी में। इनका जन्म 1627 ईस्वी में 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग पूना, समय का जो आज का पुणे उस समय पूना कहलाता था। तो पुणे में उस समय के पूना जो था उसमें
एक दुर्ग था शिवनेर, और इसी शिवनेर दुर्ग में ही इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिता हैं वो इसे शिवनेर दुर्ग के फौजदार थे, है ना। तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के शिवनेर दुर्ग में हुआ। पिता का नाम लिखे, पिता शाहजी भोसले, पिता शाहजी भोसले। पिता है इनके शाहजी भोसले, ठीक है। और माता माता जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई, ठीक है। एक इनके आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने इनको आध्यात्मिक शिक्षा दी, इनका नाम था दादा कोणदेव, ठीक है। लिखे, इनके आध्यात्मिक गुरु दादा कोणदेव थे। इनके आध्यात्मिक गुरु दादा कोणदेव थे, जबकि राजनीतिक गुरु गुरु रामदास थे। जबकि राजनीतिक गुरु गुरु रामदास थे, ठीक है। ये तो हो गया शिवाजी के बारे में कुछ चीजें। अब देखते हैं शिवाजी की उपलब्धियां, है ना, क्या क्या मुख्य उपलब्धियां रही। तो हम लोग अब देखते हैं इनकी राजनीतिक उपलब्धियां। राजनीतिक उपलब्धियां, ठीक है। देखिए, सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। सर्वप्रथम 1600 पॉइंट डालते हुए लिखिएगा, राजनीतिक उपलब्धियां हमको इनकी लिखनी है। तो पहला पॉइंट, सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। फिर दूसरा पॉइंट, 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता, है ना। 1643 में सिंहगढ़, 1646 में तोरण। सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता, 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। 1648 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। 1648 में पुरंदर का किला जीता। ये पुरंदर का किला आपसे बहुत बार पूछा आता है कि शिवाजी ने पुरंदर का किला कब जीता था, तो 1648 ईस्वी में, ठीक। आगे देखिए, 1656 ईस्वी में पावली का किला जीता। 1648 में हो गया पुरंदर, 1656 में पावली, 1656 में पावली का किला जीता, ठीक है। 1657 में कोंकण का क्षेत्र जीता। कोंकण का क्षेत्र जो महाराष्ट्र का जो तटीय मैदान वाला क्षेत्र है, कोंकण। तो 1657 में जिन्होंने कोंकण, जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो तटीय मैदान है वो, तो 1657 में इन्होंने कोंकण का क्षेत्र जीता, ठीक है। अब देखिए, 1659 ईस्वी की घटना है जो कि महाराष्ट्र में अभी भी बहुत ही एक जो शिवाजी है उनकी बिल्कुल कीर्ति के साथ उनकी कहानियां सुनाई जाती है। 1659 ईस्वी की, 1659 ईस्वी में क्या हुआ था कि बीजापुर का शासक था, उसने अपना एक सेनापति, इसका नाम अफजल था, उसको भेजा शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए। हाँ भाई, शिवाजी इस समय तक शिवाजी काफी ज्यादा शक्ति एकत्रित कर चुके थे और बीजापुर जाकर के, खानदेश तक जाकर के वो अपने आक्रमण कर रहे थे, गोरिल्ला वॉर। तो 1659 में बीजापुर का शासक था, बीजापुर के शासक ने क्या किया कि अपना एक सेनापति, और सेनापति का नाम है अफजल खान, ठीक है। 1659 ईस्वी में बीजापुर के शासक ने अपना सेनापति अफजल खान शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने इसकी भी हत्या कर दी। तो शिवाजी के द्वारा अफजल खान की जो हत्या
की गई थी, इसको महाराष्ट्र में अभी भी बड़ी गौरवशाली गाथाओं के रूप में सुनाया जाता है। ठीक है, चलिए। तो 1664 ईस्वी में हमने देखा कि बीजापुर के शासक के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी शिवाजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को भेजा। इसका मामा शाइस्ता खां इसका सेनापति भी था, एक सेना का कमान भी संभालता था शाइस्ता खां। तो 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में 1663 में क्या हुआ कि औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को इनको नियंत्रित करने के लिए भेजा, लेकिन शिवाजी ने शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया। तो हमने क्या देखा, 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन शिवाजी के द्वारा शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया गया। ठीक है, तो ये इनकी एक राजनीतिक उपलब्धि रही कि 1663 ईस्वी में इन्होंने शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1664 ईस्वी में 1663 हो गया, 1663 में शाइस्ता खां भी पराजित हो गया। अब 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह को लूटा। भाई सूरत का जो बंदरगाह है वो बहुत ही समृद्ध बंदरगाह था। तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत बंदरगाह को लूट लिया। ठीक, तो नेक्स्ट वन लिखिए। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह को लूटा। अच्छा, क्योंकि देखिए शिवाजी अपनी सेना भी बढ़ा रहे हैं, है ना, उनको और भी क्षेत्रों में उनको अपना नियंत्रण करना है, तो उसके लिए चाहिए पैसे, है ना, उसके लिए भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो सूरत को जो बंदरगाह है बड़ा ही समृद्ध बंदरगाह था। भाई सूरत का जो बंदरगाह है उस समय का ट्रेड का एक सेंटर ऑफ ट्रेड होता था वो, है ना, व्यापार का एक केंद्र बिंदु था। तो इस वजह से वहां का जो बंदरगाह है बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुका था वो सूरत का क्षेत्र। तो शिवाजी ने क्या किया कि उसको जाकर के लूटा, और उससे वहां उस लूट से जो भी उनको इनकम हुई उससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। ठीक, तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह को लूटा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में ये वाला काफी महत्वपूर्ण है, पुरंदर की संधि। वो उधर पुरंदर का किला जीता था, वो अलग बात है, ये मैंने आपको बताया है। 1647 में पुरंदर का किला जीता शिवाजी ने। लेकिन ये जो 1665 की जो पुरंदर की संधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। देखिए 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजपूत शासक 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजपूत शासक जय सिंह को 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजपूत शासक जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। जय सिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा तथा 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 शिवाजी तथा औरंगजेब के मध्य तथा शिवाजी एवं औरंगजेब के मध्य जय सिंह की मध्यस्थता से
जय सिंह की मध्यस्थता से पुरंदर की संधि हुई। जय सिंह की मध्यस्थता से पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, तो जय सिंह अपनी सेना लेकर गया था और उस समय जो शिवाजी थे, क्योंकि इस पुरंदर के किले पर कब्जा कर ही चुके 1648 में, तो शिवाजी किले की रक्षा कर रहे थे। तो जय सिंह ने क्या किया, किले के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा दी। और जब गहरी खाई खुदवा दी तो सारा जो भी राशन वगैरह था उसका पहुंच उसकी बंद हो गई। भाई राशन अब किले तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो कुछ समय तक तो शिवाजी ने उसको विरोध किया, यानी कि किले पर डटे रहे। लेकिन जब वहां पर खाद्य पदार्थों की कमी पड़ने लगी तो फिर तो देखिए शिवाजी ने जय सिंह के साथ संधि का प्रस्ताव पेश किया और फिर जय सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी और औरंगजेब के बीच में पुरंदर की संधि हो गई। ठीक, इस पुरंदर की संधि के अनुसार एक ये पॉइंट रखा गया कि जब भी अगर औरंगजेब दक्षिण की ओर आएगा अभियान करने, तो शिवाजी को अपने 15,000 सैनिकों के साथ इसकी सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये हो गई पुरंदर की संधि। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1666 ईस्वी में 1666 ईस्वी में पुरंदर की संधि के पश्चात 1666 ईस्वी में पुरंदर की संधि के पश्चात जय सिंह के आश्वासन से 1666 ईस्वी में पुरंदर की संधि के पश्चात जय सिंह के आश्वासन से शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार आए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार आए। मुगल दरबार कहाँ होते थे? आगरा में मुगल दरबार चल रहा था। तो शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार आए, परंतु वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। इस कारण शिवाजी ने वहां से निकलकर पुनः विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तथा इन्हें आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। ठीक है, इन्हें आगरा के जयपुर भवन में रखा गया। देखिए जब इन्हें उचित सम्मान नहीं मिला मुगल दरबार से, तो ये वहां से दरबार से बाहर निकल गए और जाकर के इन्होंने विद्रोह कर दिया फिर से औरंगजेब के खिलाफ। तो औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार करके आगरा के जयपुर भवन में रखवा दिया। इस जयपुर भवन से शिवाजी भागने में सफल हुए, है ना। एक आया था एक टोकरे में घुस करके और वो निकल गए थे बाहर। तो बाहर निकल गए और बाहर निकल करके अब जब ये बाहर निकल जाते हैं तो अब औरंगजेब और शिवाजी के बीच में फिर से संधि होती है और उस संधि के परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि दे देता है। ठीक है, तो आगरा के जयपुर भवन से शिवाजी निकलकर भागने में सफल रहे। तत्पश्चात शिवाजी तथा औरंगजेब के मध्य संधि हुई। तथा औरंगजेब के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई।
तथा औरंगजेब के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1670 ईस्वी में 1670 ईस्वी में शिवाजी ने 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह को एक बार फिर से लूटा। भाई एक बार 1664 में लूटा, और इसी लूट के बाद ही 1665 में पुरंदर की संधि इनको करनी पड़ गई, जब जयसिंह के नेतृत्व में सेना आई। 1666 में इन्हें विद्रोह कर दिया, क्रोनोलॉजी समझिए पूरी, है ना। 64 में सूरत का बंदरगाह, इसी के परिणाम स्वरूप ही अब जो औरंगजेब है इसने एक बड़ा अभियान भेजा इनके खिलाफ जयसिंह के नेतृत्व में, और 65 में हुई पुरंदर की संधि, 66 में हम देखेंगे एक बार फिर से विद्रोह कर दिया और इनको जेल हो गई। वहां से भगने के बाद इनको राजा की उपाधि मिली। 4 साल तक ये शांत रहे, लेकिन 1670 में इन्हें एक बार फिर से सूरत का बंदरगाह लूट लिया। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम पूछा आता है कि शिवाजी ने सूरत का बंदरगाह कितने बार लूटा, तो हम बताते हैं 2 बार, एक बार 1664 में और एक बार 1670 में। ठीक है, तो 1670 में शिवाजी ने सूरत के बंदरगाह को एक बार फिर से लूटा, दूसरी बार लूटा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखे, 1674 ईस्वी में 1674 1674 ईस्वी में शिवाजी ने 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, इसी में ही लिखेंगे शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के विद्वान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1680 में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो हमने देखा शिवाजी के राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में। अब आगे डाल लीजिए शिवाजी की प्रशासनिक उपलब्धियां। प्रशासनिक उपलब्धियां या एक तरीके से प्रशासन, ये प्रशासन कैसे चला रहे थे, प्रशासन। ठीक, अब प्रशासन में भी प्रशासन 2 तरीके का होता है, एक सामान्य प्रशासन यानी डेली के जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करना, है ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक, सारी जो है सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य, इन सबका ध्यान रखना चाहिए, हो गया सामान्य प्रशासन। और एक होता है आर्थिक प्रशासन, यानी राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, संकलित करने के लिए क्या क्या इन्होंने पॉलिसियां लेकर के किस तरीके से राजस्व को संकलन कर रहे थे। तो प्रशासनिक उपलब्धियों में एक हो जाएगी सामान्य प्रशासन और दूसरा आर्थिक प्रशासन। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन। प्रशासन में 2 हो गई, एक सामान्य प्रशासन, दूसरा राजस्व प्रशासन। तो यही डालिए सामान्य प्रशासन। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने राजनीतिक उपलब्धियां लिख ली, अब हम लिख रहे हैं प्रशासनिक उपलब्धि 2 तरीके की, सामान्य प्रशासन और आर्थिक प्रशासन। तो पहले हम लोग लिखते हैं सामान्य प्रशासन, है डालिए सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन देखिए, प्रशासन का प्रधान छत्रपति होता था। प्रशासन का प्रधान छत्रपति होता था तथा उसके कार्यों में सहायता करने के लिए, प्रशासन का प्रधान छत्रपति होता था तथा उसके कार्यों में सहायता करने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की जाती थी। प्रशासन का प्रधान छत्रपति है और छत्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की जाती थी। अष्टप्रधान की नियुक्ति की जाती थी। आगे लिखे, अष्टप्रधान कोई मंत्रिमंडल नहीं था।
जैसे हम देखते हैं, जैसे आज हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री देखते हैं ना, कौंसलर मिनिस्ट्री देखते हैं, तो ये मंत्रिमंडल यानी कि इसके अनुसार ही कार्य करता है राष्ट्रपति, है ना। राष्ट्रपति को अगर हम राजा मान ले तो राष्ट्रपति कार्य करता है, यानी कि क्या है, मंत्रिमंडल है, उसमें मंत्री है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे प्रशासन का प्रधान तो है राजा यानी छत्रपति, और छत्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए अष्टप्रधान है, परंतु अष्टप्रधान मंत्रिमंडल नहीं है, मतलब उसके कार्य उसके अष्टप्रधान की बात मानने के लिए राजा बाध्य नहीं है, वो सिर्फ एक सलाहकारी संस्था है। ठीक, प्रशासन का प्रधान छत्रपति होता है तथा उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक अष्टप्रधान होता था। उसके कार्यों में सहायता करने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति होती थी। परंतु अष्टप्रधान मंत्रिमंडल नहीं था। यह सिर्फ छत्रपति के कार्यों में उसको सलाह देने का कार्य करता था। यह सिर्फ छत्रपति के कार्यों में उसे यानी छत्रपति को सलाह देने का कार्य करता था। इसको रुकिएगा। ठीक है, तो छत्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए क्या होता था, एक अष्टप्रधान होता था। लेकिन अष्टप्रधान की जो सलाह है वो छत्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती थी, और अष्टप्रधान किस तरीके से कार्य करता था, अष्टप्रधान एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता था। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं अष्टप्रधान कौन क्या होते हैं। तो यही डालिए अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, ठीक है। तो लिखे अष्टप्रधान में पहला जो एक इस प्रधान में शामिल है वो कौन है, पहला पद पेशवा था, है ना। तो अष्टप्रधान 8 लोगों को मिला करके एक बॉडी बनती थी, उसी को हमने कहा अष्टप्रधान। और ये क्या कर रहे हैं, ये छत्रपति को कार्यों में सहायता देने का कार्य कर रहे हैं, है ना। छत्रपति को सलाह वगैरह दे रहे हैं, और छत्रपति इनकी सलाह के अनुसार कार्य कर रहा है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है इनकी सलाह। ठीक है, मानना बाध्यकारी नहीं है। तो पहला पद किसका है, पेशवा का। जैसे आजकल जैसे प्रधानमंत्री, भाई राष्ट्रपति को अगर हम मान लें छत्रपति यानी राजा, तो प्रधानमंत्री क्या है, एक मुख्य पद है। उसी तरीके से पेशवा उस समय का प्रधानमंत्री का पद था। ठीक, तो लिखिए पहला पद पेशवा। देखिए पेशवा यद्यपि राजस्व विभाग का प्रधान होता था, पेशवा यद्यपि राजस्व विभाग का प्रधान होता था, परंतु छत्रपति की अनुपस्थिति में वह राजकीय कार्यों को भी करता था। छत्रपति की अनुपस्थिति में वह राजकीय कार्यों को भी करता था। ठीक है, दूसरा पद है अमात्य।
तो पेशवा पहले राजस्व विभाग का हेड हुआ करता था, लेकिन अगर राजा नहीं होता था तो फिर वो राजा के स्थान पर कार्य करता था। और हम देखेंगे धीरे धीरे पेशवा का पद बहुत मजबूत होता चला गया। ठीक, और अब कुछ समय बाद तो क्या हुआ, छत्रपति का पद न्यून हो गया और पेशवा का पद उस पर हावी हो गया। दूसरा पद है अमात्य। अमात्य देखिए, यह वित्त विभाग का प्रधान था। अमात्य वित्त विभाग का प्रधान था। दूसरा पद है अमात्य, यह वित्त विभाग का प्रधान था। ठीक है, अगला तीसरा पद है वाकिया नवीस। वाकिया नवीस, वाकिया नवीस, वाकिया नवीस। देखो, यह दैनिक कार्यों की देखरेख करता था। वाकिया नवीस, यह दैनिक कार्यों की देखरेख करता था। यह दैनिक कार्यों की देखरेख करता था। अगला है सुरनविस। सुरनविस, ये है सुरनविस। सुरनविस देखिए, यह राजकीय पत्रों की देखरेख करता था। तो रविशंकर देखना है, ये क्या कर रहा है, यह राजकीय पत्रों की देखरेख करता था। सुरनविस, यह राजकीय पत्रों की देखरेख करता था तथा इसे सचिव भी कहा जाता था। सचिव, यह राजकीय पत्रों की देखरेख करता था तथा इसे सचिव भी कहा जाता था। फिर अगला पद था दबीश का। दबीश, अगला पद है दबीश या सुमंत। अगला पद है दबीश का या सुमंत का। दबीश या सुमंत, देखिए, यह विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। आज का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो क्या कहलाया उस समय का, दबीश या सुमंत। यह विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। यह विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। ठीक है, अगला पद होता था सेनापति। कितने हो गए, 3 4 5 6वां चल रहा है। सेनापति, देखिए, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता है। सेना का प्रधान, आज के डिफेंस मिनिस्टर। सेनापति, यह सेना का प्रधान होता था। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश, देखिए, यह न्याय विभाग का प्रधान था। न्यायाधीश, यह न्याय विभाग का प्रधान था। न्यायाधीश, यह न्याय विभाग का प्रधान था। ठीक है, अगला लिखिए पंडित राव। पंडित राव, पंडित राव, लिखिए, यह धार्मिक कार्यों की देखरेख करता था। पंडित राव, यह धार्मिक कार्यों की देखरेख करता था। ठीक, अब नोट डाल करके एक पॉइंट लिख दीजिए, एक लाइन नोट डाल करके लिखिए। नोट डाल करके लिखिए, न्यायाधीश एवं पंडित राव के अलावा, नोट डाल कर लिखना है, न्यायाधीश तथा पंडित राव के अलावा सभी को, न्यायाधीश तथा पंडित राव के अलावा सभी को सेना का नेतृत्व करना होता था। यानी तीनों को ही ट्रेनिंग लेनी होती थी, मतलब सभी को, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सभी जो 6 हैं सभी को ट्रेनिंग लेनी होती थी, और कभी ना कभी सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। मान लीजिए युद्ध हुआ तो एक एक कमान का नेतृत्व ये सब करते थे। ठीक है, तो पंडित राव तथा न्यायाधीश के अलावा सभी को सेना का नेतृत्व करना होता था।
पंडित और न्यायाधीश के अलावा सभी को सेना का नेतृत्व करना होता था। ठीक, अब ये तो हो गए अष्टप्रधान। इसके अलावा भी 18 और पद होते थे जो कि जन कल्याण से संबंधित, सोशल वेलफेयर संबंधित कार्य करते थे। तो 18 महत्वपूर्ण नहीं है, ये अष्टप्रधान जी आपके एग्जाम के लिए आपसे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए शिवाजी का जो साम्राज्य था, है ना, जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र भी दो तरीके से बटा हुआ था। शिवाजी का जो क्षेत्र है ये भी दो तरीके से बटा हुआ था। एक हम कहते हैं स्वराज और दूसरे को हम कहते हैं मुगलई। तो शिवाजी का, अगर हम प्रशासन की बात करें, प्रांतीय प्रशासन की, तो जो प्रांत है वो भी क्या था, वो भी दो भागों में बटा था। ठीक, अगर प्रशासन में देखते हैं तो देखिए एक तो हो जाएगा केंद्रीय प्रशासन, एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। समझिएगा भाई, अगर कोई साम्राज्य मान लीजिए अगर भारत है तो एक तो केंद्रीय प्रशासन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, सभी राज्यों में बटी हुई है, तो यूनियन टेरिटरी में भी है। तो उसी तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य को दो तरीके से बांटा हुआ था, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान कौन है, छत्रपति है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहला केंद्रीय प्रशासन, इसका प्रधान छत्रपति होता था। केंद्रीय प्रशासन, इसका प्रधान छत्रपति होता था। और अब डालो प्रांतीय प्रशासन, तो जो प्रांतीय प्रशासन है ये दो भागों में बटा था। प्रांतीय प्रशासन दो भागों में बटा था, किसमें, एक स्वराज, स्वराज और दूसरा मुगलई। प्रांतीय प्रशासन भी दो तरीके का था, स्वराज और मुगलई। जैसे आज हमने देखे प्रांतीय प्रशासन भी तो दो तरीके से आज भी, एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी। तो उसी तरीके से प्रांतीय प्रशासन उस समय भी दो भागों में बटा था, एक था स्वराज और दूसरा था मुगलई। तो हाई डालिए स्वराज। स्वराज क्या है, स्वराज और मुगलई। देखिए स्वराज, स्वराज में लिखिए ऐसे प्रांत, ऐसे प्रांत जिनमें शिवाजी का सीधा प्रशासन था। जैसे आज का यूनियन टेरिटरी है ना, संघ शासित क्षेत्र। तो स्वराज क्या है, ऐसे प्रांत जिस पर छत्रपति का सीधा नियंत्रण होता था, ऐसे प्रांत जिसमें छत्रपति का सीधा प्रशासन होता था। आज जैसे यूनियन टेरिटरी हम देखते हैं ना, यूनियन टेरिटरी में सीधे प्रशासन होता है, राष्ट्रपति का सीधा नियंत्रण होता है। तो ऐसे प्रांत जिनमें छत्रपति का सीधा नियंत्रण होता था वो क्या कहलाएंगे, स्वराज। और दूसरा लिखे मुगलई, और दूसरा लिखे मुगलई। देखो ऐसे प्रांत, ऐसे प्रांत जिन्हें शिवाजी ने, ऐसे प्रांत जिन्हें शिवाजी ने, ऐसे प्रांत जिन्हें शिवाजी ने बाद में जीता था, ऐसे प्रांत जिन्हें शिवाजी ने बाद में जीता था। ठीक, तो स्वराज ऐसे जिन पर इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण है, डायरेक्ट प्रशासन है, इनके डायरेक्ट कंट्रोल में है। और मुगलई होते थे कि इन्वेड किया, आक्रमण किया और किसी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ऐसे क्षेत्र जिन पर नियंत्रण छत्रपति का बाद में स्थापित होता था वो कहलाते थे मुगलई, जैसे कि मैसूर, मद्रास वगैरह के क्षेत्र। ठीक, चलिए अब अगर हम इनकी सैन्य प्रशासन की बात करें तो इनकी सेना भी तीन भागों में बटी थी, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना। घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना, तीन भागों में इनकी सेना बटी थी, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना। ठीक है, तो इनकी सेना में तीन अंग थे, घुड़सवार, अपना है डालिए सैन्य प्रशासन। हाँ, सैन्य प्रशासन लिखिए, इनकी जो सेना है, जो इनका सैन्य प्रशासन है, तीन भागों में बटा, घुड़सवार सेना, पैदल सेना और नौसेना, नेवी, नौसेना। ठीक, अब देखिए इनकी जो घुड़सवार सेना है, घुड़सवार सेना में भी दो तरीके के सैनिक होते थे। घुड़सवार सेना में दो तरीके के सैनिक होते थे,
एक कौन कहते हैं, वर्गीय। किसी वर्गीय को पागा भी कह दिया जाता है, पागा या वर्गीय। और दूसरे होते हैं सिलहसार। घुड़सवार सेना में दो तरीके के सैनिक हैं, एक है वर्गीय या पागा, वर्गीय या पागा सैनिक, और दूसरा सैनिक होता है सिलहसार। ठीक है, तो वर्गीय या पागा क्या है, तो ये होते थे स्थायी सैनिक। ठीक है, वर्गीय या पागा कैसे घुड़सवार सैनिक है, ये है स्थायी, स्थायी परमानेंट सैनिक है। जैसे आजकल हम परमानेंट हमारी आर्मी होती है ना, तो अगर युद्ध हो या ना हो उनको सैलरी तो देते ही देते हैं, उनको युद्ध सामग्री तो दिया ही जाता है। ऐसा थोड़ा है कि हम कहते हैं कि अभी सब युद्ध नहीं हो रहा तो हम सैलरी नहीं देंगे, तो इनको परमानेंट इनका हायर किया होता है ना, परमानेंट हायरिंग होती है। और ये क्या होती है, ये होते स्थायी सैनिक, और इनको राज्य की ओर से इनको वेतन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये है परमानेंट सैनिक है, स्थायी है, और राज्य की ओर से इनको वेतन मिलेगा, साथ ही साथ राज्य की ओर से इनको युद्ध सामग्री मिलेगी। तो वेतन और युद्ध सामग्री इन्हें राज्य की ओर से ही मिलेगी। और दूसरे होते हैं सिलहसार सैनिक, ये होते हैं अस्थायी सैनिक। अस्थायी सैनिक मतलब कैसे, कि अगर किसी समय अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और युद्ध करने जाना है अगर राजा को, तो वो तुरंत क्या करेगा, वो सिलहसारों की नियुक्ति कर लेगा, है ना, वो अस्थायी सैनिकों की तुरंत नियुक्ति कर लेगा। ठीक, और उसी दौरान, केवल जिस समय नियुक्ति की गई है, केवल उसी दौरान का इनको वेतन मिलेगा, है ना, जिस समय में नियुक्ति दी गई है उसी समय का। यानी एक तरीके से मैं कहता हूँ कि ये क्या है, ये मानदेय पे काम कर रहा है ना, दैनिक मजदूरी पर। तो इनको जो वेतन है, वेतन कैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा दैनिक। भाई आज आप युद्ध करने गए, आज का आप पैसा ले लो, ठीक है, कल फिर आओगे तो कल फिर पैसा मिल जाएगा। तो ये परमानेंट सैनिक नहीं है, ये क्या है, ये दैनिक सैनिक है, अस्थायी सैनिक है। इनको जो युद्ध सामग्री और राज्य की ओर से नहीं मिलती थी, अपने अपने घर से लेके आना पड़ता था इनको, अपना पैसे लड़ेंगे, इस सारी व्यवस्था इनको खुद करनी पड़ती थी। तो घुड़सवार सैनिक भी दो तरीके के थे इनके, मैंने बता दिया आपको। एक तो वर्गीय या पागा जो कि स्थायी है, और दूसरे हैं सिलहसार यानी जो अस्थायी घुड़सवार सैनिक है। ठीक है, उस तरीके से पैदल जो सेना है वो भी कई भागों में बटी थी, जैसे कि पाइक है, नायक है, हवलदार है ना, जुमलेदार है। तो इस तरीके से कई सारे भागों में बटी थी इनकी पैदल सेना। ठीक है, तो पैदल सेना में सबसे निचले स्तर पर होता था पाइक। तो अगर ऐसे लिखना हो लिख लें इनका पैदल सेना का क्रम। पैदल सेना का क्रम अगर हम देख लें, सबसे ऊपर होता था पाइक, पाइक के ऊपर होता था नाइक। ठीक है, सबसे पहले पाइक, पाइक के ऊपर नाइक, नाइक के ऊपर हवलदार, हवलदार, हवलदार के ऊपर जुमलादार। ठीक है, पाइक हो गया, नाइक हो गया, हवलदार हो गया, जुमलेदार हो गया, और फिर उसके ऊपर होता था हजारी। जुमलादार के ऊपर हजारी, हजारी के ऊपर होता था पंच हजारी। ठीक, तो सबसे निचले स्तर पर कौन है, पाइक है इनकी पैदल सेना में। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि शिवाजी की सेना में सबसे निचले स्तर पर कौन था, है ना। तो कौन होते थे, पाइक होते थे, फिर नाइक, फिर हवलदार, फिर जुमलादार, फिर हजारी, फिर पंच हजारी। ठीक है, फिर पंच हजारी। और अगर एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि शिवाजी की सेना में सर्वोच्च अधिकारी कौन था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, जैसे आजकल अगर हम देखें सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो हम लेफ्टिनेंट जनरल देखते हैं ना, हाँ, थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, ठीक है, चीफ एडमिरल हो गया वायुसेना का, तो इस सॉरी नौसेना का, है ना। और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे कि हर एक सेना में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जो चीफ होते हैं सेना के, वैसे ही इसके भी जो सेना का चीफ है उसका नाम था सरे नौबत। सेना प्रमुख का भी पद होता था, सेना प्रमुख हम कहते थे सरे नौबत। ठीक, तो जैसे एडमिरल है, एयर मार्शल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, उसी तरीके से भाई ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, इनका भी, इसके भी सेना का एक हेड होता था, प्रमुख होता था, जिसे हम कहते हैं सरे नौबत। ठीक है, तो सेना का आपको हाई डाल के लिख लेना, सेना मतलब एक नोट डाल के लिख लेना, सेना का सर्वोच्च अधिकारी सरे नौबत होता था।
सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सराय नौबत होता था। ठीक, चलिए अब है डालो आर्थिक राजस्व प्रशासन, है डालिए राजस्व प्रशासन। हमने देखिए राजनीतिक प्रशासन, हमने देखिए सैन्य प्रशासन, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन का मतलब है कि किस तरीके से क्या सिस्टम था रेवेन्यू को कलेक्ट करने का, है ना, राजस्व के संकलन का क्या नियम से किस तरीके से राजस्व संकलन हो रहा था। तो एक तो भू राजस्व सीधे कलेक्ट कर लिया था, और ये भू राजस्व होता था कुल उपज का 23% से लेकर 40% तक। ठीक, तो किस तरीके से ये लोग राजस्व कलेक्शन कर रहे थे? एक तो भू राजस्व, तो अपने क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को उनके उपज के ऊपर टैक्स ले लिया, ठीक है। और उपज के ऊपर जो टैक्स है उसको क्या कहा जाता था? भू राजस्व। और ये भू राजस्व कुल उपज का होता था 23 से लेकर 40% तक। और दूसरा जो फिर कलेक्शन का दूसरा सिस्टम था वो था चौथ। और चौथ क्या होता था कि किसी क्षेत्र पर अगर इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है, हाँ, अपने नियंत्रण में कर रखा है, तो उस क्षेत्र पे जो भी वहाँ का जो राजा होगा वो इनके अधीनता स्वीकार कर लेगा, और वहां से कुल जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा उसका 1/4 मराठों को चौथ के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए राजस्व कलेक्शन में सबसे पहले तो हो गया भू राजस्व। तो भू राजस्व कहाँ से लिया जाएगा? अपने ही क्षेत्र के किसानों से लिया जाएगा, और कुल उपज का 23 से लेकर के 40% तक लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका भू राजस्व के बाद चौथ। तो चौथ कितना लिया जाता था? 1/4। कुल जो भी टैक्स का कलेक्शन हुआ उस क्षेत्र से उसका 1/4 चौथ लिया जाता था, है ना। उसके बाद चौथ के बाद सरदेश मुखी, चौथ के बाद आता था सरदेश मुखी। सरदेश मुखी लिया जाता था 1/10 से लेके 1/12 भाग, है ना भाई। जिस क्षेत्र पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा है तो उस क्षेत्र का जो भी लोकल राजा होगा उससे क्या कर लिया जाएगा? उससे सरदेश मुखी वसूली जाएगी, और सरदेश मुखी हो जाएगा कुल जो भी टैक्स कलेक्शन हुआ है उसका 1/10 से लेकर के 1/12%। उसके अलावा फिर बहुत सारे कर लिए गए, सिंचाई कर लिया गया, है ना, चारागाह कर लिया गया, पशु कर लिया गया, तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 कर देखने हैं। भू राजस्व जो कि किसानों से लिया जा रहा है, उनकी उपज का 23 से लेकर 40%। ठीक है, चौथ 1/4 भाग, सरदेश मुखी 1/10 से लेकर 1/12 भाग। ठीक, और सर जो मराठे जो ये सरदेश मुखी वसूल रहे हैं, ये कह के वसूल रहे हैं कि इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इस पर हमारा पुश्तैनी अधिकार है। यानी कि हमारे जो दादा परदादा थे ये इन्होंने कभी इस क्षेत्र पर, सपोज दैट कोई एक्स क्षेत्र है, अब ये मराठे पहुंच गए उस एक्स क्षेत्र में, और उसके बाद जो राजा उससे कहा इनने कि भाई यहाँ पर आज से 100 साल पहले हमारे दादाजी यहाँ पर शासन करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, हमारे दादा का ये जागीर थी, और फिर दादा यहाँ से हट गए और तुमने यहाँ पर शासन कर लिया है, तो या तो भाई तुम हमसे युद्ध लड़ो। और मराठे जो है वो गोरिल्ला वॉर लड़ते थे, सब लोग इनसे टक्कर भी नहीं लेते थे, तो ये फिर इनको चैलेंज करते थे, या तो हम तो हमसे युद्ध लड़ो, और युद्ध में हम तुमको हरा करके ये क्षेत्र अपने कब्जे में कर लेंगे, या फिर एक काम करो कि हमारा क्योंकि सब पुश्तैनी अधिकार है, हमारे बाबा जी यहाँ पर शासन करते थे, इसलिए तो हमको सरदेश मुखी दे दो। ठीक है, तो सरदेश मुखी, इसी में सरदेश मुखी के नीचे स्टार बना के लिख लेना, यह मराठों द्वारा, यह मराठों द्वारा उनके, यह मराठों द्वारा उनके पुश्तैनी जागीरदार, यह मराठों द्वारा उनके पुश्तैनी जागीरदार जागीरदार होने की वजह से लिया जाता था। यह मराठों द्वारा उनके पुश्तैनी जागीरदार होने की वजह से लिया जाता था। ठीक है, चलिए ये हो गया शिवाजी के बारे में। शिवाजी के हमने सारे प्रशासन वगैरह सब देख लिए। अब लिखिए शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी, ठीक है। तो अब जब हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी को देखेंगे
तो हम इनके मुख्य 4 उत्तराधिकारी देखेंगे। भाई 1680 में तो मृत्यु हुई शिवाजी की। 1680 तक कौन है? शिवाजी है। अब हमें देखना शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो 1680 से लेकर के और 1689 तक जो छत्रपति बने शिवाजी के बड़े पुत्र, जिनका नाम है संभाजी। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी सबसे पहले इनके उत्तराधिकारी बने। कब? 1680 से लेकर 1689 तक। ठीक है। 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई। और अब संभाजी की मृत्यु के पश्चात शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र, जिनका नाम है राजा राम। देखिए, शिवाजी की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के पुत्र थे संभाजी। तो पहले तो ये बने छत्रपति 1680 से 89। उसके बाद 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई, औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कराई गई, है ना। और 1689 में अगले छत्रपति बनते हैं, जो कि 1700 ईस्वी तक रहे, और इनका नाम है राजा राम। ठीक है। ये शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र है। और राजा राम ने कभी भी अपने आप को छत्रपति घोषित नहीं किया। ये हमेशा कहते रहे कि मैं संभाजी का, इस तरीके से संभाजी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं। ये शासन तो है संभाजी का, है ना। और चूंकि संभाजी की मृत्यु हो चुकी है और इनका जो पुत्र है, ये पुत्र अभी औरंगजेब के कैद में है। तो इस भाई संभाजी के जो पुत्र है साहू जी, तो संभाजी की पत्नी और संभाजी के पुत्र साहू जी, इन दोनों को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था और संभाजी की हत्या करा दी गई थी। तो राजा राम ने संभाजी के एक प्रतिनिधित्व के रूप में शासन किया और कहा कि जब तक कि साहू जी औरंगजेब के कब्जे से छूट नहीं जाते हैं, तब तक मैं इसको केवल संभाल रहा हूँ राज्य को, और जैसे ही साहू जी आ जाएंगे मैं राजपाट उनको दे दूंगा। तो इन्होंने संभाजी के एक प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ठीक है। स्वयं को कभी शासक नहीं माना। और औरंगजेब से संघर्ष करते हुए 1700 में राजा राम की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब राजा राम के बाद अगला छत्रपति कौन बना? तो राजा राम की मृत्यु हुई 1700 में, और 1700 ईस्वी में ही 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक राजा राम के पुत्र, जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय, राजा राम के पुत्र जिनका क्या नाम है? शिवाजी द्वितीय। इस शिवाजी द्वितीय को बनाया गया अगला छत्रपति। लेकिन शिवाजी द्वितीय अभी अल्पवयस्क है, अभी ये बहुत माइनर एज के हैं। इसलिए शिवाजी की माता ताराबाई, शिवाजी की माता ताराबाई ने इनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। ठीक। तो शिवाजी द्वितीय को तो बनाया गया पेशो छत्रपति, लेकिन शिवाजी अभी बहुत छोटे हैं, इस वजह से इनकी माता ताराबाई ने इनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। ठीक है। अब 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की वजह से मृत्यु, और औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम ने मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया। और मराठों के साथ मित्रता करने के लिए, संबंध सुधारने के लिए इन्होंने 1707 ईस्वी में, जिसे हम बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में साहू जी को छोड़ दिया, है ना। और जब साहू जी जब छूटे जेल से तो बाहर आए तो इनको अब अपना राजपाट चाहिए था। तो इन्होंने ताराबाई से कहा कि भाई मेरा जो है जो राज मुझे दे दो, क्योंकि राजा राम ने तो प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, पर ताराबाई ने देने से मना कर दिया। और जब ताराबाई ने देने से मना कर दिया तो साहू जी और ताराबाई के बीच में एक संघर्ष हुआ उत्तराधिकार के लिए, और उस संघर्ष में साहू जी की जीत हो गई। ठीक है। तो और इसी यहीं पर उल्लेख मिलता है बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी जो ताराबाई के साथ जो संघर्ष हुआ साहू जी का, उसी संघर्ष में ही उल्लेख मिलता है बालाजी विश्वनाथ का। ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ से बहुत प्रभावित हो सकते हैं साहू जी, और उनको अपने साथ रख लेते हैं, और बाद में हम देखेंगे उन्हीं को प्रथम पेशवा बना दिया जाता है। ठीक। तो अगला जो छत्रपति है वो कौन बना? साहू जी। 1707 से लेकर के और 1749 तक साहू जी रहे छत्रपति। 1707 से लेके 1749 तक कौन है? साहू जी। ठीक है। उत्तराधिकार के में इनको हरा दिया, इनको भेज दिया नागपुर के क्षेत्र में, और साहू जी बन गए छत्रपति। 1749 तक आते आते हम देखेंगे कि पेशवा का जो पद है बहुत मजबूत हो जाएगा। भाई पहले तो 20 तक रहे बालाजी विश्वनाथ, फिर 20 से 40 तक रहे बाजीराव प्रथम, और 40 से लेकर के 61 तक थे बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के समय में जो पेशवा का पद है बहुत मजबूत हो गया था। तो 1749 में बालाजी बाजीराव ने क्या किया कि छत्रपति का पद ही समाप्त कर दिया। ठीक है भाई। 1749 तक तो साहू जी जब तक जिंदा थे तब तक तो उनको एक तरीके से माना गया, उनको छत्रपति माना गया और पेशवा काम कर रहा है। लेकिन 49 में
छत्रपति का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्रपति का पद कब समाप्त किया गया, तो आप बताएंगे 1704। किसने समाप्त किया, बालाजी बाजीराव ने। ठीक है, और पेशवा का पद, इसका छत्रपति का पद समाप्त करके पेशवा को ही सर्वे सर्वा बना दिया गया। ठीक है, तो ये हमने देखे शिवाजी के उत्तराधिकारी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के मध्य, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। उनकी पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के मध्य सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जिसमें संभाजी विजयी रहे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों के मध्य सत्ता के संघर्ष हुआ, जिसमें संभाजी विजयी रहे। ठीक है, संभाजी विजयी रहे। आगे लिखिए, शिवाजी की मृत्यु के समय, शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी जेल में थे। शिवाजी की मृत्यु के समय, जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई है, तो उस समय संभाजी जेल में थे। और शिवाजी को, जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद संभाजी को फिर रिलीज किया गया, रिहा किया गया, तथा शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी को जेल से रिहा किया गया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात संभाजी को जेल से रिहा किया गया, तथा संभाजी छत्रपति बने, तथा संभाजी छत्रपति बने। परंतु संभाजी अकबर के विद्रोही पुत्र, परंतु संभाजी अकबर के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को, परंतु संभाजी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण देते थे। इसलिए औरंगजेब ने 1689 में इनकी हत्या करा दी, क्योंकि संभाजी औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण देते थे। इस वजह से औरंगजेब ने 1689 में संभाजी की हत्या करवा दी। 1689 में संभाजी की हत्या करा दी, तथा उनकी विधवा पत्नी, तथा संभाजी की पत्नी, तथा संभाजी की पत्नी तथा पुत्र साहू जी को जेल में डाल दिया। तो 16 संभाजी की तो हत्या करा दी और इनकी पत्नी और इनके पुत्र साहू जी को जेल में डला दिया। ठीक है, तथा इनकी पत्नी तथा पुत्र साहू जी को जेल में डाल दिया, तथा रायगढ़ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तथा रायगढ़ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, यहां तक तो हो गया संभाजी के बारे में। अब लिखिए, अब हाई डालिए राजा राम। ये तो संभाजी हो गया, इसके ऊपर जहां पर लिखा था पैराग्राफ चेंज करके वहां पर संभाजी लिख दीजिएगा। अब लिखिए राजा राम, राजा राम लिखिए। ये शिवाजी की द्वितीय पत्नी से पुत्र थे, ये शिवाजी की द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र थे। ये शिवाजी की द्वितीय पत्नी के पुत्र थे, फुल स्टॉप। इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की, इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। इन्होंने कहा कि भाई संभाजी के बाद अब शासक बनना है, छत्रपति बनना है इनके पुत्र साहू को, और साहू है जेल में, तो इसलिए जब तक साहू नहीं आ जा रहे हैं कोर्ट करके तब तक मैं साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूँ। तो इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया, बल्कि साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ठीक है, देखिए, इन्होंने
1689 में 1689 में जैसे छत्रपति बने, इन्होंने 1689 में रायगढ़ को छोड़कर, देखिए अभी तक राजधानी रायगढ़ थी, लेकिन संभाजी की हत्या करने के बाद औरंगजेब ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया ना, तो इन्होंने 1689 में ही रायगढ़ को छोड़कर जिंजी को अपना केंद्र बनाया। अपनी राजधानी किसको बना दिया? जिंजी। पहले राजधानी क्या थी? रायगढ़, लेकिन उसका औरंगजेब को कब्जा हो गया, तो इन्होंने राजा राम ने राजधानी किसको बना दिया? जिंजी को। 1689 में ही इन्होंने रायगढ़ को छोड़कर जिंजी को अपना केंद्र बनाया। तथा 1699 में मराठा साम्राज्य का केंद्र सतारा को बना दिया। पहले तो 89 में रायगढ़ से ये राजधानी लेकर जिंजी को केंद्र बनाया, और फिर 1699 में सतारा को मराठा साम्राज्य का केंद्र बना दिया। तथा 1699 में सतारा को मराठा साम्राज्य का केंद्र बना दिया। ठीक, अब अगला शिवाजी द्वितीय। देखिए, राजा राम की मृत्यु के पश्चात शिवाजी द्वितीय छत्रपति बने। राजा राम की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र शिवाजी द्वितीय, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय छत्रपति बने। पुलिस अवला के शिवाजी के अल्पवयस्क होने के कारण इसकी माता ताराबाई ने, शिवाजी द्वितीय के अल्पवयस्क होने के कारण इसकी माता ताराबाई ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया। इसके अल्पवयस्क होने के कारण इसकी माता ताराबाई ने इसकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया। अब अगला है लिखिए साहू जी। अगला छत्रपति कौन है? साहू जी। ठीक है, साहू जी लिखे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साहू जी को रिहा कर दिया गया। तथा साहू जी एवं ताराबाई के मध्य 1707 में ही उत्तराधिकार के लिए खेड़ा का युद्ध हुआ। 1707 में ही साहू जी एवं ताराबाई के मध्य उत्तराधिकार के लिए खेड़ा का युद्ध हुआ। भाई वो अपना राज्य मांग रहे थे वापस, ताराबाई ने नहीं दिया, तब दोनों के बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1707 में ही साहू जी एवं ताराबाई के मध्य उत्तराधिकार के लिए खेड़ा का युद्ध हुआ, समझे ना, जिसमें साहू विजयी रहे। फर्स्ट अवला के लिखे। इस युद्ध में साहू जी का साथ एक मराठा सरदार बालाजी विश्वनाथ ने दिया। जिसे 1708 में साहू जी ने सेना करते का पद सृजित करके, जिसे साहू जी ने 1708 में सेना करते एक नया पद सृजित किया गया, सेना करते, जिसे साहू जी ने 1708 में सेना करते ये है।
जरूरत नहीं आई। जरूरत है। सेना करते, जिसे 1708 में साहू जी ने सेना करते का पद सृजित करके उस पर आसीन कर दिया। तो ऐसे मारा था। हमें नहीं मार करती है। ठीक है, जिसको शिवाजी ने साहू जी ने सेना करते का पद सृजित करके उसे इस पर आसीन कर दिया, ये पद उसको दे दिया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 1713 ईस्वी में, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 1713 ईस्वी में योग्यता के आधार पर 1713 ईस्वी में योग्यता के आधार पर बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा का पद दे दिया गया, पेशवा का पद। और अभी 1708 में बालाजी विश्वनाथ किस पद पर है? सेना करते के पद पर, लेकिन 5 साल बाद ही इनका प्रमोशन कर दिया गया, सेना करते के पद से इनको पेशवा का पद दे दिया गया। ठीक है, तो 1713 ईस्वी में ही योग्यता के आधार पर बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दे दिया गया। थी नहीं तो पबारत नहीं ही कहीं पबर जा। ठीक है, आगे लीजिए या पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए 1731 ईस्वी में 1731 ईस्वी में से कनेक्ट करूंगा। साहू जी तथा शिवाजी द्वितीय के मध्य, भाई देखिए अब यहाँ से शिवाजी द्वितीय को हटा दिया गया सतारा से, भाई उत्तराधिकार का हुआ, सतारा मराठा साम्राज्य का केंद्र है, तो साहू जी ने पराजित कर दिया शिवाजी द्वितीय को और इनको सतारा के क्षेत्र से हटा दिया, और शिवाजी द्वितीय हैं ये कोल्हापुर वाले क्षेत्र में चले गए, कोल्हापुर, और कोल्हापुर में इन्होंने अपना एक नया साम्राज्य का सृजन कर लिया, यानी कि मराठा जो अंपायर है 2 भागों में बढ़ गया, एक का केंद्र सतारा और दूसरा केंद्र कोल्हापुर। लेकिन 1731 ईस्वी में, लेकिन 1731 ईस्वी में वारणा नदी के तट पर, 1731 ईस्वी में महाराष्ट्र नदी है वारणा, इस वारणा नदी के तट पर इन दोनों के बीच में फिर से संघर्ष हुआ। 1731 ईस्वी में वारणा नदी के तट पर दोनों के मध्य पुनः वारणा नदी के तट पर शिवाजी द्वितीय तथा साहू जी के मध्य संघर्ष हुआ। वारणा नदी के तट पर साहू जी तथा शिवाजी द्वितीय के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें साहू जी विजयी रहे, जिसमें साहू जी विजयी रहे, जिसमें साहू जी विजयी रहे और संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर साहू का अधिकार हो गया, और संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर साहू जी का नियंत्रण स्थापित हो गया, और संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर साहू जी का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, तो आज तो हमने यहाँ तक देखा शिवाजी के उत्तराधिकारियों तक, हमने देखिए पेशवा का पद भी सृजित, पेशवा का पद भी आ चुका है 1713 में, है ना, और बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन चुके हैं। अब यहीं से हम देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करते हुए चले जाए, है ना, और उस पेशवा के पद को ये क्या कर देंगे, वंशानुगत बना देंगे, तो पेशवा का पद को बहुत मजबूत कर देंगे, और हम देखेंगे इनके बाद इनका पद बाजीराव प्रथम बनेगा, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव बनेगा, और पेशवा का जो पद है वो क्या हो जाएगा, वो वंशानुगत हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो पेशवा है, इन पेशवा का काल हम देखेंगे कल, और आज हम लोग यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। प्रैक्टिकल देते हैं, प्रैक्टिकल